देखो आज हम लोग नया एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे आप लोग को स्टेट्स ऑफ मैटर गैसियस स्टेट। स्टेट्स ऑफ मैटर गैसियस स्टेट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर इन गैसियस स्टेट। मैटर का कितना स्टेट होता है आप लोगों को पता होगा, 3 स्टेट होता है। इसके अंदर हम लोग गैसियस स्टेट को हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर गैसियस स्टेट। तो मैटर कितना स्टेट होता है, 3 स्टेट होता है। मैटर का कितना स्टेट होता है, 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड और तीसरा होता है गैसियस, ठीक है। जो सॉलिड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में पढ़ोगे, पूरा एक चैप्टर सॉलिड के बारे में, और फिजिक्स में भी कुछ पढ़ोगे सॉलिड के बारे में। लिक्विड के बारे में भी 12 में थोड़ा बहुत पढ़ोगे, 11 में फिजिक्स में कहीं भी पढ़ोगे सरफेस टेंशन विस्कोसिटी के बारे में, और केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत पढ़ोगे 12 में, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है फिलहाल किसको लेकर, गैसियस स्टेट को लेकर। क्या पढ़ना है हम लोग को, गैसियस स्टेट को लेकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं गैसियस स्टेट। देखो मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, 2 टाइप के एनर्जी होते हैं। क्या क्या टेंडेंसी होता है मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, 2 टाइप टेंडेंसी होता है। क्या क्या होता है टेंडेंसी, म्यूचुअल अट्रैक्शन फर्स्ट होता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन। म्यूचुअल अट्रैक्शन मतलब आपस के बीच में क्या है, अट्रैक्शन। मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। और दूसरा होता है एस्केपिंग टेंडेंसी, मतलब भागने का टेंडेंसी, एस्केपिंग टेंडेंसी। फिर से बोल रहा हूं, मॉलिक्यूल्स का क्या 2 टाइप उसका टेंडेंसी होता है। एक होता है म्यूचुअल अट्रैक्शन, आपस में अट्रैक्शन, और दूसरा होता है एस्केपिंग टेंडेंसी। मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, 2 टाइप टेंडेंसी होता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है और एस्केपिंग टेंडेंसी। म्यूचुअल अट्रैक्शन को म्यूचुअल अट्रैक्शन लिख रहा हूं और एस्केपिंग टेंडेंसी को ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। समझ बस एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन ज्यादा होता है, एस्केपिंग टेंडेंसी, ऐसे बात को समझना। अगर मान के चलो म्यूचुअल अट्रैक्शन ज्यादा है किससे, एस्केपिंग टेंडेंसी, मतलब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, मॉलिक्यूल पास पास में है, तो क्या होगा, वो सॉलिड स्टेट होगा। क्या होगा ये, सॉलिड स्टेट होगा, ठीक। अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन कम हो गया, एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा हो गया, एस्केपिंग से मतलब मॉलिक्यूल दूर दूर में भागेगा, ठीक। तो ये क्या होगा, गैसियस स्टेट होगा, ठीक। अगर जब दोनों बराबर होते हैं, म्यूचुअल अट्रैक्शन और एस्केपिंग टेंडेंसी दोनों जब बराबर होते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लिक्विड स्टेट बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, लिक्विड स्टेट बोलेंगे। फिर से बोलो, मॉलिक्यूल्स का 2 टाइप टेंडेंसी दिखाते हैं। एक होते हैं म्यूचुअल अट्रैक्शन, आपस में अट्रैक्शन होते हैं, और एस्केपिंग टेंडेंसी, भागने का टेंडेंसी होता है, ठीक। अब देखो म्यूचुअल अट्रैक्शन मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन वो अगर ज्यादा होता है तो मॉलिक्यूल पास पास में होते हैं, क्लोज्ड पैक होते हैं, आई मीन क्या होगा, सॉलिड स्टेट होगा। अगर एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा है, मॉलिक्यूल दूर दूर में भागेगा, तो क्या होगा, गैसियस स्टेट होगा। और दोनों जब बराबर होते हैं तो क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट होते हैं, ठीक है। मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, गैस का कुछ प्रॉपर्टी हम लोग मेजर करते हैं। मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैस, गैस का प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं। फर्स्ट है मास, तो गैस का मास होता है क्या नहीं होता है, क्वेश्चन ये है, गैस का मास होता है क्या नहीं होता है। देखो उसके लिए सिंपल सा एक तो एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोग जो घर में गैस सिलेंडर यूज करते हैं, ठीक है, हम लोग जो घर में गैस सिलेंडर यूज करते हैं, एक बार भरा वाला तो सिलेंडर को उठा के देखना, नहीं तो खाली वाला सिलेंडर को उठा के देखोगे ना, पता चल जाएगा गैस का मास होता है क्या नहीं होता है।
दोनों क्या होते हैं, बराबर मास होता है क्या, बराबर भारी होता है क्या? फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन समझ लो अच्छे से। बोले तो भरा वाला सिलेंडर है, घर का जो गैस होता है ना, गैस सिलेंडर, तो भरा वाला सिलेंडर को उठाऊंगा और तो खाली वाला सिलेंडर को उठाऊंगा, ठीक। दोनों को क्या बराबर लगता है क्या मास उसका? सेम भारी लगता है, अलग लगता है? अलग लगता है। मतलब मुझे मास आया कहां से? जो भारी लग रहा था ना हम लोग को, जो भरा वाला सिलेंडर, जो मास आया कहां से? गैस से। जो गैस भरा है उसी का मास, आई मीन मास गैस का क्या होता है? मास होता है, ठीक है। तो गैस का मोल भी कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस निकालने का फॉर्मूला होता है, मोल का फॉर्मूला हम लोग पहले भी पढ़े हैं। मोल इक्वल होते हैं मास ऑफ गैस अपन मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस, ठीक। फिर से बोलो, देखो मतलब गैस का मास होता है, अगर मास से हम लोग मोल भी निकाल सकते हैं। मोल ऑफ गैस इक्वल होता है मास ऑफ गैस अपन मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, ठीक है। अब आता है गैस का वॉल्यूम होता है क्या, देख लेते हैं। अब आता है वॉल्यूम ऑफ गैस। बोले वॉल्यूम क्या होगा गैस का वॉल्यूम? अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस। तो गैस का वॉल्यूम क्या होता है? गैस का वॉल्यूम मतलब गैस को जिस कंटेनर में मैं रखूंगा उसका वॉल्यूम। अच्छे समझना, गैस का वॉल्यूम मतलब क्या होता है? गैस को जिस कंटेनर में रखूंगा उसका वॉल्यूम। क्योंकि अगर मैं गैस कोई कंटेनर है, इसमें अगर गैस रखूं, गैस का पूरा कंटेनर को ले लेगा, पूरा कंटेनर में फैल जाएगा, तो गैस का वॉल्यूम इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ऐसे लिख सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जिस कंटेनर में मैं गैस को रखूंगा उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से एक चीज ध्यान देना आप लोग। अगर मान के चलो ऐसे बोल दिया, कोई तो कंटेनर है जिसका वॉल्यूम है 100 ml, ठीक। अच्छे समझना क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ। कोई तो कंटेनर है जिसका वॉल्यूम है 100 ml, तो आप लोग को बोलते हैं इसके अंदर है ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है और हीलियम। हीलियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तीनों का अलग अलग से वॉल्यूम निकालना। बात समझना अच्छे से। कोई तो कंटेनर है जिसका वॉल्यूम 100 ml है, पूछा गया है इसके अंदर है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम, तीनों गैस है, तीनों का अलग अलग से वॉल्यूम को निकालो, ठीक। बोले कैसे वॉल्यूम निकालेंगे? बोले तीनों का अलग अलग से, अच्छे से यहाँ पे पॉइंट को ध्यान देना, तीनों को अलग अलग से अगर वॉल्यूम निकालूंगा, तीनों को अलग अलग से वॉल्यूम कितना होगा? 100 ml करता होगा। अच्छे समझना, तो वॉल्यूम ऑफ हीलियम कितना होगा? 100 ml। ऐसा नहीं है तीनों को अलग अलग से डिवाइड कर देंगे, 100 को तीनों से डिवाइड कर देंगे जितना आएगा, ऐसे नहीं होगा। तीनों का वॉल्यूम ही क्या होगा? 100 करके, तो तीनों एक पूरा में फैला हुआ है, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा नहीं है, सब जगह में क्या तीनों ही फैला हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ हीलियम 100 ml होगा, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन नाइट्रोजन 100 ml होगा, और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आल्सो क्या होगा? 100 ml होगा। ध्यान देना अच्छे से, पॉइंट को ऐसा क्वेश्चन देता है। तो तीनों कंटेनर में अगर तीनों गैस रखूंगा, कंटेनर में जो वॉल्यूम होगा तीनों गैस का भी उतना ही वॉल्यूम होगा। यहाँ पे नोट करने की बात ये है, तीनों जो गैस है वो नॉन रिएक्टिंग गैस होना चाहिए, एक दूसरे का रिएक्ट ना करें। तो गैस शुड बी नॉन रिएक्टिव, गैस शुड बी नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अब वॉल्यूम का कुछ यूनिट को भी देख लेते हैं थोड़ा सा, जो आप लोग पहले ही पढ़े हो, ध्यान दो पहले से। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? लीटर यूज कर सकते हैं। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर और 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर और 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हो गया हम लोग को वॉल्यूम। अब आते हैं टेम्परेचर, ठीक है।
टेम्परेचर एक्चुअली क्या करती है इसका, टेम्परेचर किसके ऊपर डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो टेम्परेचर यहाँ पे हमेशा किस में पुट करना है लोगों को, गैस में टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में पुट करना है। केल्विन जो आता है आप लोग को कन्वर्ट करना सेल्सियस से केल्विन में, T डिग्री सेल्सियस इक्वल्स होते हैं T प्लस 273 केल्विन, मतलब सेल्सियस से केल्विन करना है तो हम लोग क्या करेंगे 273 से प्लस कर देंगे, 273 क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रेशर, उसके बाद आते हैं प्रेशर। तो गैस का प्रेशर मतलब क्या होता है, गैस का प्रेशर मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कंटेनर है, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल है, तो गैस मॉलिक्यूल ऐसे बैठे थोड़ी रहेगा, हम लोग क्या करते हैं रैंडमली मोशन करते रहते हैं रैंडमली, तो ये रैंडमली क्या करेगा इस वाल में जाके धक्का देगा, रैंडमली क्या करेगा कंटेनर का वाल में जाके धक्का देगा, मतलब फोर्स करता है, ठीक है। रैंडमली क्या करेगा वाल में जाके फोर्स करके धक्का देता है, ठीक है। तो वही फोर्स की वजह से हम लोग क्या बनते हैं प्रेशर बनते हैं। अच्छे समझना बात को क्या बोल रहा हूँ, गैस मॉलिक्यूल्स को कंटेनर में रखा हो तो गैस मॉलिक्यूल जाके रैंडमली क्या करते हैं वाल में जाके धक्का मारते रहते हैं, फोर्स करते रहते हैं। तो गैस का प्रेशर होता है P इक्वल्स होता है फोर्स अपन एरिया, कितना फोर्स दे रहे हैं कितना एरिया में, तो प्रेशर ऑफ द गैस इक्वल्स टू क्या होगा फोर्स पर यूनिट एरिया, कितना फोर्स दे रहा है कितना एरिया में दे रहा है, उससे हम लोग को क्या मिलेगा गैस का प्रेशर मिलेगा, ठीक है। इसका भी कुछ कुछ यूनिट देख लेते हैं। तो गैस का एक्चुअल प्रेशर का यूनिट को हम लोग को मैक्सिमम में एटीएम में लिखा जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब इस जो और भी कुछ कुछ यूनिट होता है, 1 atm इक्वल्स टू होता है 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल, 1 atm इक्वल्स टू 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल होता है, इक्वल्स टू 760 मिलीमीटर ऑफ Hg इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं, इक्वल्स होते 1.013 बार, ठीक है। अगर एक दूसरे से कन्वर्ट करने के देखें तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे एटीएम से, इसी को भी इसी कोई सा भी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रेशर का कोई सा भी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। ये सब क्या है प्रेशर का यूनिट है, एटीएम में पास्कल है, मिलीमीटर ऑफ Hg, सेंटीमीटर ऑफ Hg, बार, ठीक है। अब आता है डेंसिटी, नेक्स्ट आता है डेंसिटी। यहाँ पे गैस का डेंसिटी को आप लोगों को पता है मास अपन क्या होता है वॉल्यूम होता है, डेंसिटी को क्या होता है मास अपन वॉल्यूम। गैस का टू टाइप डेंसिटी होता है, क्या होता है टू टाइप डेंसिटी, एक होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी और दूसरा होता है वेपर डेंसिटी। एक होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी और एक होता है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी को होता है आप लोग को मॉलिक्यूलर मास अपन 2, मॉलिक्यूलर मास अपन 2। वेपर डेंसिटी को क्या होता है मॉलिक्यूलर मास अपन 2 और एब्सोल्यूट डेंसिटी को निकालने का फॉर्मूला होता है V = Pm/RT। इसको हम लोग डिराइव बाद में करेंगे, अभी बस फॉर्मूला को लिख लेते हैं। एब्सोल्यूट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है D = Pm/RT, जहां पे P होता है प्रेशर ऑफ द गैस, m होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, r होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, t होता है एब्सोल्यूट टेंपरेचर, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं मैं यहाँ पे जो एब्सोल्यूट डेंसिटी उसको फॉर्मूला होता है D = Pm/RT। P का होता है प्रेशर ऑफ द गैस, m होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, r होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू यहां पे पुट करेंगे 0.082 लीटर atm केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक। और T का होता है एब्सोल्यूट टेंपरेचर, ठीक है। अब आते हैं, ये तो बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था गैस का। अब मेन टॉपिक में आते हैं, गैस लॉ, गैसेस लॉ। गैस का क्या क्या लॉ है, तो गैस जो लॉ है ना 3 वेरिएबल के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है। क्या क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेंपरेचर, बाद में मोल भी आएगा। तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेंपरेचर तीनों से रिलेटेड लॉ बनते हैं,
तीनों को वेरिएशन करेंगे हम, कोई एक को फिक्स करेंगे, दो को चेंज करेंगे। ठीक, तो देखते हैं क्या क्या लॉ। ठीक, फर्स्ट है बॉयल्स का, जो थोड़ा बहुत हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में यूज किए थे, अब यहाँ पे पढ़ेंगे बॉयल्स में। ठीक है, बॉयल्स लॉ क्या होता है, यहाँ पे देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है आप लोगों को, ये जो लॉ बनाएंगे ना उसमें क्या करेंगे, जो मास मतलब गिवन अमाउंट जो गैस का है ना वो मास फिक्स करें, गिवन अमाउंट ऑफ गैस के लिए क्या होगा ये लॉ किसके लिए, गिवन अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस के लिए फॉर्मूला है। ठीक, गिवन अमाउंट ऑफ गैस, पर्टिकुलर कुछ अमाउंट दे रहा है गैस, उसी के लिए फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट बॉयल्स में क्या होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और एक चीज याद रखना आप लोग, जो यूनिवर्सल जो क्या आइडियल गैस इक्वेशन है उसको हम लोग प्रूफ बाद में करेंगे, लेकिन उसको बहुत जगह यूज करेंगे। यहाँ पे हर जो लॉ बनेगा ना गैस का लॉ, यूनिवर्सल के बाद गैस क्या बोलते हैं उसको, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन को अगर हम लोग याद रखेंगे तो सारे लॉ को हम लोग अपने आप बना सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, Pv = nRT। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन, इसी को यूज कर करके पूरा लॉ बना सकते हैं, याद रखना नहीं है तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कैसे होता है लॉ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या होता है बॉयल्स में, एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर गिवन मास ऑफ गैस, फॉर गिवन मास ऑफ गैस, at constant temperature for given mass of a gas, pressure is inversely proportional to volume, pressure is inversely proportional to volume। again I repeat, देखो यहाँ पे बॉयल्स में क्या बोल रहे हैं, at constant temperature, टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे for given mass of a gas, मास भी क्या होगा यहाँ पे गिवन होगा, मतलब फिक्स्ड होगा। pressure is inversely proportional to volume, प्रेशर क्या होगा वॉल्यूम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे अगर कांस्टेंट लगाएंगे तो क्या होगा, P = कांस्टेंट K × 1/V, आई मीन Pv = कांस्टेंट, Pv = क्या हो रहा है कांस्टेंट हो रहा है, मतलब P1 = P2 V2 = P3 V3, आगे जितना भी जाऊंगा सब क्या होगा ये कांस्टेंट होगा। इसको हम लोग यूज किए थे थर्मोडायनामिक्स में थोड़ा बहुत। ठीक है, ये था हम लोग को बॉयल्स लॉ। ठीक है, अब देखो इस लॉ को मैं यहाँ से भी कैसे कर रहा हूँ, अच्छा समझना यहाँ पे। तो क्या बोला, कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट ले लो। ठीक, और क्या कांस्टेंट है, गिवन मास बोला है, मतलब मोल भी कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या होगा P = क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे nRT/V, यहाँ पे T कांस्टेंट ले लो, N कांस्टेंट ले लो, तो क्या लिख रहे हैं P और V का रिलेशन क्या लिख रहे हैं, इनवर्स में देखो नीचे है, मतलब P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। ठीक है, याद रख पाओगे तो बढ़िया है, नहीं तो अगर याद नहीं रख पाओगे तो इससे भी हम लोग बस कंडीशन को याद रखोगे तो इससे भी हम लोग लॉ को बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोग को बॉयल्स लॉ। फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखो बॉयल्स में क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर होगा फॉर गिवन मास ऑफ ए गैस, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर क्या होगा वॉल्यूम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, प्रेशर क्या होगा वॉल्यूम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, यहाँ पे प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया है, P = K × 1/V, Pv = क्या हो गया कांस्टेंट, आई मीन P1 = P2 V2 = P3 V3 = कांस्टेंट। इतना सबको समझ में आ गया, बॉयल्स का आ गया सबको समझ में। अब इसका ग्राफ देखते हैं, P वर्सेस 1/V का ग्राफ देखते हैं, P वर्सेस 1/V देखना अच्छे से। पहले मैं लॉ को यहाँ पे साइड में लिख लूँ, फिर से P = K × 1/V, K × 1/V, तो Y = क्या है mx का है, Y = mx क्या होता है स्ट्रेट लाइन। मैं तीन तो कार्व बनाया हूँ, तीन तो कार्व है, एक T1 टेम्परेचर है, एक T2 टेम्परेचर है, T3 टेम्परेचर है। क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर। क्वेश्चन अच्छा समझना, पहले यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है मान लेता हूँ टेम्परेचर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट मतलब ए नहीं है, T1 T2 T3 तीनों के तीनों सेम है। इस ग्राफ में हर पॉइंट में टेम्परेचर कांस्टेंट, इस ग्राफ में हर पॉइंट में टेम्परेचर फिक्स्ड है T1, इस ग्राफ में हर पॉइंट में टेम्परेचर T2 है,
इस ग्राफ में हर पॉइंट में टेंपरेचर T3 है, इसका मतलब ये नहीं है T1 T2 T3 तीनों के तीनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ टेंपरेचर, तीनों ग्राफ में टेंपरेचर का ऑर्डर निकालना है। अच्छे समझ में यहाँ पे ऐसे करना, ठीक। तो हम लोग को पीबी को आइडियल जो गैस फंक्शन है उसको यूज करेंगे। पीबी इक्वल्स टू क्या होता है nRT, पीबी इक्वल्स टू nRT। तो P इक्वल्स टू nRT अपन V, ठीक है। तो P इक्वल्स टू nRT into 1/V, ओके। अच्छे समझ में आ गया। अब इसके साथ थोड़ा सा कंपेयर करो, इस वाले इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन को थोड़ा सा कंपेयर करो, अच्छे से देखना। दोनों को कंपेयर करूंगा तो k इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं बताओ, तो k इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो अच्छे से। k इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, k इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं बताओ बताओ, इसमें क्या करना है, यस nRT। k इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं nRT। k को क्या बोलते हैं, ग्राफ का स्लोप बोलते हैं, k को क्या बोलते हैं, ग्राफ का स्लोप। अच्छा समझ रहे हैं आप, मतलब k जितना ज्यादा होगा, k जितना ज्यादा होगा, जैसे को सीधा सीधा है t के साथ, तो t भी उतना ज्यादा होगा। जिसका ग्राफ का स्लोप ज्यादा है उसका टेंपरेचर भी ज्यादा है। बात समझ में आया सबको, फिर से बोलो, देखो यहाँ पे इसके साथ जब कंपेयर कर रहा हूं तो k इक्वल्स टू आ गया nRT, तो k इक्वल्स टू nRT मतलब ये दोनों कांस्टेंट है, k के साथ t का क्या रिलेशन हो रहा है, k को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, ग्राफ का स्लोप, ठीक है। तो k जितना ज्यादा होगा t उतना ज्यादा होगा। k देखो किसका सबसे ज्यादा है, स्लोप किसका सबसे ज्यादा है, स्लोप किसका सबसे ज्यादा है, t1। तो क्या होगा टेंपरेचर ऑर्डर t1 ग्रेटर देन t2 ग्रेटर देन t2, ओके। ये हो गया हमको टेंपरेचर का ऑर्डर, ओके। और ग्राफ देख लेते हैं इसका, पूरे P वर्सेस V का ग्राफ अलग अलग टेंपरेचर में कैसे देखें, इसको क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल टेंपरेचर कांस्टेंट, मतलब आइसोथर्मल होता है, आइसोथर्मल। जब क्या होगा Tx Ty दोनों सेम हो, यहाँ पे x पॉइंट यहाँ पे y, ठीक, दोनों का टेंपरेचर क्या है, सेम। अब बोल रहे हैं अगर P वर्सेस log P वर्सेस log V, अच्छा PV वर्सेस V का बना लेते हैं, PV वर्सेस V का ग्राफ होता है, PV वर्सेस V का ग्राफ होता है ऐसा, कैसे क्यों हो रहा है समझा रहा हूं देखो। क्या था, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, मतलब PV क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट मतलब स्टेप लाइन हो गया। अगर इस चीज को ऐसे कर दूंगा तो PV वर्सेस P लिखूंगा, सेम चीज कांस्टेंट, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट, अगर log P वर्सेस log V बोल दो कैसे कर सकते हो, इसको भी देख लेते हैं, log P वर्सेस log V। तो क्या था हम लोग को, PV इक्वल्स टू क्या था, K कांस्टेंट था, बोथ साइड log ही लिखना, log PV इक्वल्स टू log K, log A into B होते हैं log A प्लस log B, तो log P प्लस log V इक्वल्स टू log K, तो क्या होगा log P इक्वल्स टू माइनस log V प्लस log K, क्या हो गया y इक्वल्स टू माइनस mx प्लस c, तो कैसा हो गया यहाँ पे log py log v, माइनस है मतलब डाउनवर्ड्स है, और एक यहाँ पे इंटरसेप्ट रहेगा, इंटरसेप्ट कितना log, ठीक, माइनस से हो रहा है देखो इसलिए डाउन में आ रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट लॉ, दैट इज चार्ल्स लॉ। न्यूमेरिकल हम लोग लास्ट में एक साथ करेंगे सबको। नेक्स्ट आते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के पहले स्टेटमेंट को बोल देना देखो, let the volume of a given mass of a gas, the volume of given mass of a gas increases
or decreases, the volume of given mass of a gas increases or decreases by 1/273 times of its volume at 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छे समझने यहाँ पे, जैसे मान के चलो कोई 0 डिग्री सेल्सियस में किसी गैस का वॉल्यूम है V0। अच्छे समझना, 0 डिग्री सेल्सियस में किसी गैस का वॉल्यूम क्या है V0, ठीक है। अगर मैं एवरी 1 डिग्री टेम्परेचर में बढ़ाऊंगा तो उसका वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, बोले अगर T डिग्री सेल्सियस में नापूंगा वॉल्यूम तो क्या होगा, Vt इक्वल्स टू 0 डिग्री में कितना था V0 था, प्लस क्या होगा V0 जो वॉल्यूम था उसका 1/273 टाइम्स बढ़ेगा। 1 बाय मतलब सॉरी T/273 टाइम बढ़ेगा। जितना डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊंगा उतना टाइम बढ़ेगा, मतलब क्या होगा T/273 इनटू V0। यहां पे समझो अच्छे से क्वेश्चन। कोई गैस है उसका 0 डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम कितना है V0 है। कोई गैस है उसका 0 डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम कितना V0, उसका मैं टेम्परेचर बढ़ा के T किया तो वॉल्यूम कितना होगा, बोले 0 डिग्री सेल्सियस में जितना वॉल्यूम था प्लस और कितना होगा T/273 टाइम्स ऑफ V0। 0 डिग्री सेल्सियस में जितना था उसका T/273 टाइम्स क्या होगा बढ़ेगा। तो अभी का वॉल्यूम कितना होगा V0 प्लस T/273 इनटू V0। यहां समझ में आया सबको? नहीं आया फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो आगे अच्छे से। बोले 0 डिग्री सेल्सियस में कोई गैस का वॉल्यूम क्या था V0 था, ठीक है। अब हम लोग को नापना है T डिग्री सेल्सियस बढ़ा हुआ टेम्परेचर, तो वॉल्यूम कितना होगा, बोले वॉल्यूम कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस में जितना वॉल्यूम था प्लस 0 डिग्री सेल्सियस में जितना वॉल्यूम था उसका T/273 टाइम बढ़ेगा। T/273 टाइम बढ़ा है, देखो तो क्या था पहले V0 था, V0 प्लस इसका कितना बढ़ा है T/273 टाइम, तो T/273 इनटू V0 को जोड़ दिया, अभी का वॉल्यूम मिल गया। इतना समझ में आया सबको? अब देखो क्या करता हूं, हम लोग को क्या क्वेश्चन आया Vt इक्वल्स टू V0 प्लस V0 इनटू T/273, ठीक। अगर T1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में अगर नापूंगा तो क्या होगा ये V ऑफ T1 इक्वल्स टू V0 प्लस V0 इनटू T1/273, ओके। यहाँ पे आप लोग 273, अच्छा पहले V0 को कॉमन लेते हैं, V0 को कॉमन लेते हैं 1 प्लस T1/273, तो V0 273 LCM 273 प्लस T1, ठीक। तो V0 273 प्लस T1 को क्या बोल सकता हूं हम लोग, मैं कैपिटल T1 लिख रहा हूं। क्या है कैपिटल T1? टेम्परेचर इन केल्विन। देखो हम लोग केल्विन में कैसे करते थे, T1 में अगर सेल्सियस होगा मान के चलो, केल्विन में कैसे करते हैं T1 प्लस 273, यहाँ पे टेम्परेचर इन केल्विन लिखते हैं। इसको मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेकर रहा हूं साइड में, तो क्या हो गया हम लोग को T1 इक्वल्स टू हो गया V0 इनटू T1/273, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इतना सबको समझ में आया? पहले देखो फर्स्ट इक्वेशन फिर से लिखा हूं, फिर से बता रहा हूं देखो Vt इक्वल्स टू V0 प्लस V0 इनटू T/273। हम लोग क्या क्या T1 डिग्री सेल्सियस में कर रहा हूं, तो क्या होगा Vt1 इक्वल्स टू V0 प्लस V0 इनटू T की जगह में T1/273, V0 कॉमन लिया हूं तो V0 कॉमन होगा तो क्या होगा 1 प्लस T1/273, तो 1 यहाँ पे 273 एलसीएम हुआ 273 प्लस T1, जिसको क्या बोलते हैं कैपिटल T1, दैट इज द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। इतना सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ो इससे। आप देखो T2 डिग्री सेल्सियस में कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं लोग T2 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर T2 होगा, तो क्या होगा यहाँ पे T2 इक्वल्स टू V0 प्लस V0 इनटू T2/273, V0 कॉमन ले लो 1 प्लस T2/273, तो V0 273 एलसीएम अगेन
तो क्या होगा 273 प्लस T2। फिर से देखो 273 प्लस T2 मतलब कैपिटल T2 लिख देता हूँ, कैपिटल T2 बाई 273। T2 को क्या बोलेंगे, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। यहाँ पे दूसरा इक्वेशन को भी लिख रहा हूँ, T2 बाई 273। अब इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 कर रहे हैं, इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 कर रहा हूँ, तो क्या होगा VT1 बाई VT2 इक्वल्स टू V0 इंटू T1 बाई 273 अपन V0 T2 बाई 273। ओके, तो VT1 बाई VT2 फर्स्ट इंटू लास्ट, V0 T1 इंटू 273 बाई 273 इंटू V0 T2। 270 कट गया, V0 कट गया, एंड क्या हो गया VT1 बाई VT2 इक्वल्स टू T1 बाई T2। अब ध्यान से देखो इस इक्वेशन को अच्छे से देखो, V अब T1 वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर T1 इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ T1, सीधा सीधा हो रहा है। तो ऐसा लिख सकता हूं हम लोग इससे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अच्छे से देख लो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर लिख सकता हूं, यस और नो, सीधा सीधा आ रहा है। देखो V वॉल्यूम ऑफ T1 में टेम्परेचर ऑफ T1, वॉल्यूम ऑफ T2 में टेम्परेचर ऑफ T2, तो हम लोग कैसे लिख सकता हूं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकता हूं, टेम्परेचर। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यही था चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला, ठीक है। कब, जब क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा। यहां पे लिख देते हैं कांस्टेंट प्रेशर, constant pressure for given mass of a gas, for given mass of a gas, pressure is directly proportional to temperature, pressure is directly proportional to temperature, ठीक है। अच्छा यहाँ पे और एक चीज बताया था, क्या था हम लोग का फॉर्मूला, VT इक्वल्स टू था V0 प्लस T1 बाई 273, ठीक है, 273 इंटू V0। बोले अगर टेम्परेचर कभी -273 डिग्री सेल्सियस हो गया, फिर से बोलूंगा टेम्परेचर मान के चलो कभी हो गया T1 कितना हो गया, अच्छा T नहीं T लिख देते हैं, T कभी हो गया -273 डिग्री सेल्सियस, तो T के जगह में हम लोग -273 डिग्री सेल्सियस पुट करते हैं, तो क्या होगा V ऑफ -273 इक्वल्स टू V0 प्लस -273 बाई 273 इंटू V0 कट गया, तो V0 माइनस V0 इक्वल्स टू क्या हो गया 0, मतलब वॉल्यूम कितना हो रहा है 0 हो रहा है, जो थियोरेटिकली पॉसिबल नहीं है। बट देखो एट -273 डिग्री सेल्सियस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये थियोरेटिकल वैल्यू है, प्रैक्टिकली -273 डिग्री सेल्सियस क्रिएट करना इम्पॉसिबल है। बट थियोरेटिकली हम लोग कैसे बोल सकते हैं, एट टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम कितना हो जाते हैं 0 हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, उसको क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है। लोएस्ट टेम्परेचर आई मीन -273 डिग्री सेल्सियस, जिसमें वॉल्यूम कितना हो जाता है गैस का 0 हो जाता है, गैस का वॉल्यूम कितना हो जाता है 0 हो जाता है, थियोरेटिकली नॉट प्रैक्टिकली, क्योंकि प्रैक्टिकली -273 डिग्री सेल्सियस क्रिएट करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें आ जाए तो फिर चार्ल्स लॉ लिखेंगे, क्या होता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का, जब प्रेशर टेम्परेचर क्या लिख, यहाँ पे क्या क्वेश्चन हुआ है, यहाँ पे उल्टा लिख दिया हूँ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जब प्रेशर और गिवन मास दिया रहेगा, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट होगा और गिवन मास दिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी देख लो
तो v इक्वल्स टू क्या होगा, कांस्टेंट इनटू t, तो v by t इक्वल्स टू कांस्टेंट, कैसे लिख सकता हूं, तो v1 by t1 इक्वल्स टू v2 by t2 इक्वल्स टू v3 by t3 इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, इसका भी कुछ ग्राफ बना देते हैं। चार्ल्स लॉ का भी कुछ ग्राफ देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो पहले v वर्सेस t का ग्राफ, v वर्सेस t का ग्राफ, ठीक वैसे रहेगा, एक p1 में, एक p2 में, p3 में, एक p1 एक p2 और एक p3। क्वेश्चन ये पूछा गया है ऑर्डर ऑफ प्रेशर, प्रेशर का ऑर्डर लिखो, क्वेश्चन समझना अच्छे से, मतलब प्रेशर का ऑर्डर लिखने के लिए बोलेगा। अच्छा ये ग्राफ क्या बोलते हैं, आइसोबारिक ग्राफ, आइसोबारिक प्रेशर से क्वेश्चन पूछा गया, प्रेशर का ऑर्डर लिखो क्या होगा। लेकिन हम लोग आइडियल गैसिफिकेशन में हेल्प देंगे, पहले इस तरह लेते हैं, v प्रोपोर्शनल टू t, v इक्वल्स टू k इनटू t, ओके। आइडियल गैसिफिकेशन क्या था, कि v इक्वल्स टू nRT, ठीक, तो v इक्वल्स टू nRT अपन t, ओके। तो v इक्वल्स टू हम लोग ऐसे लिख सकता हूँ nR बाई p इनटू t। अब इस इक्वेशन की कुछ कंपेयर करो, अच्छे से देखना। तो ये क्वेश्चन को देख के बताओ k इक्वल्स टू कितना है, k इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, बताओ k इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, देख के बता दो इक्वेशन को, k इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, nR अपन अब देखो k और p दोनों सीधा सीधा नहीं है, ऊपर नीचे, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। k जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा, बात समझ में आए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है k और p के साथ, k जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा। तो यहाँ पे पूछा गया किसका प्रेशर सबसे ज्यादा है, किसका प्रेशर सबसे ज्यादा है, इसका k सबसे कम है, बताओ किसका प्रेशर सबसे ज्यादा है, P3 का, P3, क्योंकि इसका k सबसे कम है, स्लोप देखो सबसे कम है, P3 नेक्स्ट, P2 नेक्स्ट, P1, ओके। ये प्रेशर का, ये था आप लोगों को क्या, चार्ल्स लॉ, ठीक है। अच्छा लॉग v और लॉग k का भी, लॉग t का भी आप लोग बना सकते हो, क्या था, v प्रोपोर्शनल टू t, v इक्वल्स टू kt, लॉग ले लो दो साइड का, log v इक्वल्स टू log t प्लस log k। इसमें देखो नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव तरफ ना, y इक्वल्स टू प्लस mx प्लस, मतलब क्या होगा, log v by log t क्या होगा, ऐसे देखो, इसमें इंटरसेप्ट क्या होगा, इंटरसेप्ट है, log k होगा इंटरसेप्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गेल-लुसाक लॉ। नेक्स्ट लॉ है प्रेशर टेम्परेचर लॉ और गेल-लुसाक लॉ। गेल-लुसाक लॉ मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रेशर टेम्परेचर लॉ भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर टेम्परेचर लॉ, प्रेशर और टेम्परेचर लॉ भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, at constant volume for a given mass of a gas, for a given mass of gas at constant volume for a given mass of a gas, pressure is directly proportional to temperature, pressure is directly proportional to temperature। again I repeat, at constant volume for a given mass of a gas, pressure is directly proportional to
टेम्परेचर, मतलब P इक्वल्स टू क्या होगा K इंटू T, P बाई T इक्वल्स टू K एंड T1 बाई T1 इक्वल्स टू T2 बाई T2 इक्वल्स टू T3 बाई T3 इक्वल्स टू क्या होगा कांस्टेंट होगा। ठीक, इसका ग्राफ बना देते हैं। यहाँ पे क्या है वॉल्यूम कांस्टेंट है P वर्सेस T, P वर्सेस T, ये V1 है, V2 है, V3, इसको बोलते हैं आइसोकोरिक ग्राफ। आइसोकोरिक ग्राफ क्वेश्चन पूछा गया V1 V2 V3 का ऑर्डर लिखो, V1 V2 और V3 का ऑर्डर सेम तरीका देख लेते हैं कैसे होता है। क्या था हम लोग का फॉर्मूला, फिट directly proportional to P, P equals to K into T। आइडियल गैस क्या होता है, P equals to NR T, P equals to NR by V into T। ठीक है, अब देखो अच्छे से दोनों को कंपेयर करो, K equals to क्या होगा, K equals to क्या होगा NR by V। ओके, जिसका K ज्यादा है उसका वॉल्यूम क्या है इनवर्सली, देखो जिसका K ज्यादा है उसका वॉल्यूम उसका कम है, तो ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका होगा V3, नेक्स्ट V2, नेक्स्ट V1। ओके, नेक्स्ट आते हैं एवोगाड्रो हाइपोथेसिस लॉ। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस लॉ, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस और एवोगाड्रो लॉ। ठीक है, हाइपोथेसिस और लॉ। ठीक है, क्या होता है बोले अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। बात को समझ लो अच्छे से, पहले लॉ को फिर समझ लो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। बोले अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर को क्या करेंगे हम लोग फिक्स रखेंगे, सिमिलर रखेंगे। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैसे, मतलब बोले अगर टेम्परेचर और प्रेशर को हम लोग इक्वल रखेंगे, फिक्स रखेंगे, तो क्या होगा, इक्वल वॉल्यूम का कोई सा भी गैस लूंगा तो उसके अंदर सेम मॉलिक्यूल्स रहेंगे। मान लीजिए यहाँ पे मैं एक कंटेनर है, तीन कंटेनर है, तीनों में अलग अलग गैस लेंगे। ठीक है, एक तो में ऑक्सीजन लिखा हूँ, एक में नाइट्रोजन लिखा हूँ, एक तो में हीलियम लिखा हूँ। ठीक है, तीनों का वॉल्यूम सेम 100 ml है, इसका भी 100 ml है, इसका भी 100 ml है। बात समझना अच्छे से। बोले अगर कंडीशन सेम है, टेम्परेचर और प्रेशर को क्या रखा हूँ सेम रखा हूँ तीनों में। ठीक है, बोले तीनों का वॉल्यूम सेम है, मतलब तीनों में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। इसमें अगर 50 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा तो इसमें भी 50 होगा, इसमें भी 50 होगा। फिर से बोल रहा हूँ, देखो बोलेगा टेम्परेचर प्रेशर को सिमिलर रखेंगे, कंडीशन को फिक्स रखेंगे, तो क्या होगा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर कोई सा भी गैस को लूंगा उसका अगर वॉल्यूम सेम रहेगा उसमें क्या होगा, इक्वल मॉलिक्यूल्स रहेगा। तो इसमें 100 ml में भी कितना 50 मॉलिक्यूल्स होगा, इसका 100 ml में भी 50, इसका 100 ml में भी 50। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे दे दिया मान लीजिए यहाँ पे आपको दे दिया 200 दे दिया, तो इसमें कितना मॉलिक्यूल्स होगा, इसका 100 ml में कितना मॉलिक्यूल्स होगा बताओ, इसका 100 ml था तो कितना मॉलिक्यूल्स था, A100 होता है, तो इसमें कितना मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स था, मैं अभी 200 कर दिया, उसको डबल करता हूं तो ये भी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बोल सकता हूं ये सब
वॉल्यूम बढ़ा हुआ तो ऐसा लिख सकते हो हम लोग V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूल्स को हम लोग मोल लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं मॉलिक्यूल्स को क्या लिख रहा हूं मोल लिख रहा हूं, ठीक है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ओके। देखो हम लोग अब जो तीनों नहीं चार हो गए ना, चारों लोग अभी लॉ पढ़ा होना, उसको हम लोग देखो आइडियल गैस इक्वेशन से कैसे मैं समझाऊंगा उसको भी समझा दूंगा। अगर मान लीजिए भूल गए हो लॉ तो आइडियल गैस बस उसका कंडीशन अगर याद रखोगे ना तो आप लोग आसानी से क्या कर सकते हो इस लॉ को लिख सकते हो। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आइडियल गैस इक्वेशन को लिख देता हूँ पहले।